नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में, क्लास तो नहीं बोलेंगे, सेशन बोलेंगे, लास्ट सेशन में हमने आपके साथ कंपनसेशन एक्ट किया था ये पूरा। और जब कंपनसेशन एक्ट किया था तो हमने बता दिया था कि बेस ईयर क्या है, 15-16 ग्रोथ रेट 14%। और उसमें रेवेन्यू का डेफिनेशन में क्या क्या आएगा ये भी बता दिया, क्या नहीं आएगा ये भी बता दिया, ठीक है। और क्या छोड़ दिया गया वो भी बता दिया आपको। और क्या छोड़ा गया वो कैसे पता लगा हमें, लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है ना, एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन ये नहीं लिखा हुआ है लॉ में, तो वो रेवेन्यू का हिस्सा भी नहीं है और एक्सक्लूजन में भी नहीं है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग जाता है, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल नहीं लगता है, यानी कि उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजटरी प्रोविजन से टैक्स पेयर को रीइंबर्स करेगी, ठीक बात है ना। इसके बाद हम लोग आ गए थे फर्स्ट से पहले हम लोग आ गए थे यहां पर, जहां पर हमने बता दिया था कि ये टोटल 2016 और 17 में 24 मीटिंग्स हुई थी। और इनफैक्ट ये पूरा डेट लिखा हुआ, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, ये पूरा डेट। और आप देखेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले हर 10 दिन में, 15 दिन में लगातार ये मीटिंग कर रहे थे, ठीक बात है। ये किताब हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, जिसको ऑर्डर करना वो कर सकता है। फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स का एजेंडा, जहां पर हमने बताया गया था कि प्रपोज टाइम टेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, थ्रेशोल्ड अंडर जीएसटी, यानी कि थ्रेशोल्ड अंडर जीएसटी वो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में प्रपोज किया था 25 लाख, लेकिन आने वाले समय में देखिए क्या होता है। ड्राफ्ट मॉडलिटीज ऑफ कंपनसेशन एंड ड्राफ्ट कंपनसेशन लॉ एंड सिंगल इंटरफेस अंडर जीएसटी, यही सारी बातें यहां भी चली थी, ठीक बात है। सेकेंड में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड। चलिए, अच्छा, कल के सेशन के लिए किसी को कुछ ऐड करना या कुछ पढ़ा हो आपने तो ऐड कर सकता है। जैसे एक चीज बताया सर, हाँ, रिपील एंड सेविंग्स हर क्लॉज में बनता है। कोई भी कानून जब हम हटाते हैं तो उसमें सेविंग्स करते हैं कि क्या क्या लॉ एग्जिस्ट में रहेंगे, ठीक बात और क्या क्या हम रिपील कर रहे हैं, ठीक बात है। तो रेवेन्यू में हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, तो रिपील एंड सेविंग से भी क्लियर हो जाता है। नहीं, मैं आपको केस बताता हूं, रिसेंटली शायद झारखंड हाई कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ कि ट्रांस क्रेडिट का केस था, एक्साइज का क्रेडिट वो जीएसटी में कन्वर्ट कर रहा था, दैट इज ट्रांस। और एक्साइज उषा मार्टिन का केस है ये। तो उषा मार्टिन ने एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट अवेल करता था, और ये एक्साइज और सर्विस टैक्स के जो क्रेडिट अवेल करता था, ये सारे के सारे कुछ क्रेडिट्स पेंडिंग थे हायर कोर्ट्स में। कहीं ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, कहीं अपील अथॉरिटी में पेंडिंग है, तो जगह जगह ये पेंडिंग था। तो ये जो डिस्प्यूटेड क्रेडिट था वो ट्रांस वन के थ्रू वो क्रेडिट ले रहा था, ठीक बात है। ऑफिसर ने कहा, प्रॉपर ऑफिसर ने, कि हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी ऑफिसर डू नॉट हैव द राइट टू एडजुडिकेट द आईटीसी ऑफ प्री जीएसटी एरा। तो वो पूरा केस आप पढ़ेंगे तो उसमें रिपील एंड सेविंग का बहुत अच्छे तरह से इसको समझाया हुआ है, रिपील एंड सेविंग का मतलब क्या होता है। लेकिन उसको रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं। हम मास्टर लर्निंग्स में डाला नहीं, अभी डालेंगे इसको। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये लिखा है, द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब ऑब्जर्व दैट इन द सेकंड लाइन ऑफ पैराग्राफ द आफ्टर आईटीसी एडजस्टमेंट ऑल्सो नीडेड टू बी इंक्लूडेड। तो ये वाला वर्ड भी इंक्लूड कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि आईटीसी रिवर्सल इंडिकेटेड बोथ आईटीसी रिवर्सल एंड एडजस्टमेंट्स एंड देयरफॉर रिवर्सल्स आल्सो कवर्ड एडजस्टमेंट्स, ठीक बात है। अब ये है ना, ये
इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत काम आने वाला है, अगर कहीं पर यूज होगा तो। फिर कुछ यूज हो गया। The Honorable Minister from West Bengal recalled the spirit of the House in the meetings of the Empowered Committee of the State Finance Minister in Kolkata and Delhi to allow the state to administer all taxpayers below the threshold of 1.5 crores, and that the formulation agreed to in the first meeting of the council was in spirit of cooperation. However, this cooperation was limited to the center administering the service tax assessee whose turnover was below 1.5 crore, and in his understanding, the agreement was that service tax assessee with a turnover above 1.5 crore would be administered jointly by the center and the states. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? ये मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि भैया गुड्स का केस है अप टू 1.5 करोड़, तो किसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है? स्टेट को। और सर्विसेज का भी है तो भी किसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है? तो भी स्टेट को। ये प्रपोजल वेस्ट बंगाल दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ है तो दोनों को। A broad consensus was arrived at to include ITC reversal in the definition of revenue subsumed for the calculation of compensation. है ITC reversal इसमें? नहीं है। देखिए, value added tax, central sales tax, entry tax, octroi, local body tax or any other tax, ये ऊपर पढ़ लेते हैं, कहीं ऊपर तो नहीं है। Subject to the provision the base year shall be sum of revenue collected by them, नहीं है। आईटीसी शब्द ही नहीं आया था पुराने के लिए। सेस और सरचार्ज और लेवाइबल अंडर दिस, आईटीसी रिवर्सल रेवेन्यू का हिस्सा नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। It was further agreed that some revenues that did not go to the consolidated fund of the states but were directly devolved to mandi or municipalities would also be included in the definition of revenue subsumed if these were collected under the authority of entry 52, 54, 55, 62 of list 2 of schedule 7 of the Constitution of India and were subsumed in the GST. ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो 52 में एक्साइज और अल्कोहल लिकर वाले वो आ गए थे। मतलब लोकल बॉडीज जो टैक्स लगाती है वो भी तो सब्ज्यूम्ड हुआ है, तो लोकल बॉडीज इसका हिस्सा है। लोकल बॉडी में मनोरंजन का लोकल बॉडी लगाती है तो कहाँ सब्ज्यूम हुआ है? हुआ है। हम एक मिनट रुकिए। सेंट्रल टैक्स है, एंट्री टैक्स, एक्साइज, लोकल बॉडी टैक्स और एनी अदर टैक्स levied by the concerned state under the erstwhile entry 52 of list 2, है ना? 62 भी हुआ है, 55 भी हुआ है। मनोरंजन कर का तो उन्होंने दिया है ना कि लोकल बॉडी लगाना चाहे तो लगा सकती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स तमिलनाडु ने, आपको याद कीजिए, हमने बताया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाने की कोशिश की, लगाने नहीं दिया गया। गुजरात वालों ने कोशिश की, वो भी नहीं लगाने दिया गया। तो 52, 62 और 55 कहाँ गया? तीसरा 52, 62 और 65, इसमें 65 का जिक्र नहीं है। फिर आते हैं हम लोग यहां पर, रेवेन्यू accruing from matters pending in the high courts or supreme court should be counted towards revenue for the year in which the dispute arose. ये भी नहीं है शायद। Revenue collected for a state shall mean all gross revenue subsumed on account of amendments or entries, or as the case may be deletion of entries made in the state list by the constitution and revenue collected by the state. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? जीएसटी लाने के लिए कौन सा आर्टिकल, नया आर्टिकल लेके आया, जरा बताएंगे आप? 279 है। नहीं, 246A। हाँ, सॉरी, ये नया कानून था 246। और शेड्यूल 7 में अमेंडमेंट किया गया। हाँ, जहां पर सर्विस टैक्स लगाने का पावर सेंटर के पास था, उसको छीन दिया गया। स्टेट के पास कुछ पावर था, वैट
गुड्स गुड्स पे गुड्स के जो ऊपर टैक्स वैट लगाने का वो ले पावर लिया था गया, वो सेंट्रल उसको दिया यानी कि गया। जो जो पावर शेड्यूल 7 से ले लिया गया वो सारे कह रहा है सबज्यूम कर दीजिए, हम्म, और सारे वो रेवेन्यू का हिस्सा होगा। हम्म, And revenue collected by the state under any act passed by the center shall be considered for the purpose of calculating। ये क्या कह रहा है, कौन सा एक्ट के बारे में कह रहा है, सीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन लेके आया, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, लेकिन कलेक्शन कौन कर रहा था, स्टेट कर रहे थे। स्टेट। तो वही कह रहा है shall be considered for the purpose of calculating compensation irrespective whether they get credited to consolidated fund of the state or not। इसके बाद ये तो and also to account for revenue locked in court dispute, especially those relating to entry tax। He also suggested that VAT refund on purchases by diplomatic consulates should also be added to the definition of revenue। ये भी नहीं हुआ। एक मिनट या इसको या फिर से बताइएगा सर, वैट वाला क्या मतलब इसका। जैसे आज के डेट में काउंसुलेट सब जीएसटी का रिफंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उनको तो टैक्स नहीं लगता है। तो he also suggested that VAT refund on purchases by diplomatic consulates should also be added to the definition of the revenue। तो हमने काउंसुलेट से टैक्स कलेक्ट किया तो वो भी रेवेन्यू का हिस्सा होना चाहिए, भले हम रिफंड कर रहे हैं उसको। इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का रेट डिसाइड कैसे हुआ वो यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं। द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रपोज जीएसटी रेट स्ट्रक्चर वाज वर्कड आउट वाज एलुसिडेटेड एंड दीज इंक्लूडेड। मैं आपको पहले बता देता हूं जीएसटी का रेट डिसाइड कैसे हुआ था, फिर पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, पुराने रिजीम में मान लीजिए 100 रुपए गुड्स एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले क्या लगाएगा, एक्साइज लगाएगा 116। इसके बाद वैट लगाएगा, बिल्कुल ठीक है। वैट का रेट 5 भी था, 12.5 भी था, अलग अलग स्टेट जो कमोडिटी रेट रहेगा वहां पे, ठीक है 12 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, ये करीब करीब 15 आएगा। तो ये 131 हो गया। इसमें कास्केडिंग भी हो गया, मान लीजिए 1 रुपया का कास्केडिंग हुआ है तो 30 रुपीज लगा। तो 100 रुपए की चीज के ऊपर टोटल टैक्स कितना लगा, 30% लग गया। तो इन्होंने रेट स्ट्रक्चर इस तरह से डिसाइड किया कि जितना पहले लगता था एक्साइज और वैट मिला के उतना अभी भी लगेगा, ठीक बात। अगर पहले 0 था तो आज भी 0 होगा, ठीक बात। सर्विस टैक्स पहले का रेट क्या था, सर्विस टैक्स का फाइनली 14.5। 14.5%। इसके ऊपर सेस भी था, सर था या नहीं था, जी जी 0.5। ठीक है। तो ये करीब करीब समझ लीजिए 15.5 या 16% आ रहा था। हाँ सर, आज के डेट में क्या है, 18। 18% है। एक बात और समझिएगा, आज ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स खरीदता था तो क्या वो एक्साइज का क्रेडिट ले पाता था, एक्साइज का क्रेडिट नहीं ले पाता था, सिर्फ वैट का क्रेडिट ले पाता था। यस सर, एक्साइज इसके लिए कॉस्ट बन जाता था जी। मान लिया 100 प्लस 116 प्लस 15 131, तो इसके लिए कॉस्ट कितना बन गया 116। ये 15 रुपया क्रेडिट लेता था। अब 116 के बाद फिर वो वैट लगाता था तो दोबारा कास्केडिंग होता था कि उसको क्रेडिट नहीं मिला। आज अब जीएसटी में आने के बाद ये एक्साइज ये सब तो है नहीं, सेंटर का टैक्स और स्टेट का टैक्स दोनों का वो क्रेडिट क्लेम कर रहा है। तो यहां भी कास्केडिंग से बच रहा है या नहीं बच रहा है, इसको भी ध्यान में रखा गया। और उसके बाद आप ये सोचिए, कोई मान लीजिए कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ब्यूटी पार्लर, जितने भी सर्विस इंडस्ट्री में वो जो गुड्स खरीदते थे इसका क्रेडिट मिलता था, इसको नहीं, उसका तो क्रेडिट नहीं मिलता था इसको।
तो वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के साथ यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगा, तो इसको भी क्रेडिट मिलने लगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए प्लस इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन ना बढ़े, इस सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर डिसाइड किया। एक बात और बताता हूं, अब मान लीजिए सेंटर को पहले 1 लाख करोड़ आता था, अब जीएसटी आने से सेंटर को 1 लाख करोड़ चाहिए प्लस 14% का ग्रोथ चाहिए, हर एक स्टेट को यही तो चाहिए। अगर जीएसटी आने से ये नहीं मिलता है तो क्या होगा? इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे इसको, लॉ को। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर इस तरह से डिसाइड होना चाहिए, कम से कम इतना तो आए। तो अब इसमें 0% रखें, 5 रखें, 12 रखें, 18 रखें, 28 रखें या 40 रखें, कौन सा गुड्स किस में आएगा? 0% के ब्रैकेट में 5, 12, 18, 28, 40 किस में आएगा? सेस का कंपोनेंट कितना होगा? हर एक स्टेट को कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा? तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। ठीक बात है। हम लोग को तो लगता है नोटिफिकेशन आ गया, हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा और एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड है। द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रपोज जीएसटी रेट स्ट्रक्चर वाज वर्कड आउट। अच्छा, proposed rate slab should be closest to the present combined tax incidence of excise and VAT, including cascading. Protecting existing revenues of center and states. ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो कम से कम उतना रेवेन्यू तो आए। Impact on inflation, that is on items in which CPI basket is minimal. Proposed GST rate structure should not be regressive in nature, इतना ज्यादा न हो कि रिवोल्ट हो जाए। Items of mass consumption should not be taxed at a higher rate. Revenue for compensation should be raised through cess. On this basis, the following 4 slabs of GST rates were proposed. 6%, 6% का रेट है आज? है 6% का रेट है? नहीं है। अभी ब्रिक्स में लाए ना? हाँ, ब्रिक्स में तो लाए ना? हाँ, ब्रिक्स सिर्फ ब्रिक्स में है, बाकी और 6% का रेट एग्जिस्ट और फिर कंपोजिशन के सर्विस में है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन का रेट तो डिस्कस कर नहीं रहे हम लोग। 6% टू कवर दोज गुड्स प्रेजेंटली अट्रैक्टिंग कंबाइंड रेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड वैट बिटवीन 3% एंड लेस देन 9%। तो ये कर रहा है 3 और 9 के बीच में कितना रेट कर देंगे? 6 कर देंगे। और जो 9 और 15 के बीच में फॉल करता है उसको कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। बेसिकली कर क्या रहे हैं? 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज रेट 6, 9 15 24 डिवाइड बाय 12। फिर टू कवर दोज गुड्स प्रेजेंटली अट्रैक्टिंग दिस लेस देन 21%, यानी 15 और 21 के बीच में तो 18 कर देंगे, और अगर 21 से ज्यादा है तो 26% कर देंगे। इट वाज मेंशन दैट for calculating the present tax incidence as above, only the combined incidence of central excise, VAT and their cascading was taken into account. If cascading due to CST, entry tax and other non-VATable tax were also taken into account, the present tax incidence would be even higher. तो इसका cascading छोड़ दिया इन्होंने, सिर्फ excise और VAT का cascading लिया। Services were proposed to be taxed at the rate of 18%. It was clarified that the impact of the proposed GST rate structure on the CPI basket of 300 items would be minus 0.6%. Based on the above, the estimated revenue collection under GST was indicated 8.39 lakh crore as against the projected revenue requirement of 8.82 lakh crore, which did not include compensation requirement. बताइए कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 8.39 लाख करोड़। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब मुझे लग रहा है 70,000 करोड़ पर मंथ। और आज के डेट में जो रेवेन्यू का कलेक्शन है 5 साल बाद कितना है? डबल हो गया। 1.4, हाँ डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया और भी बढ़ने वाला है, और ये बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट हो गए हैं, या फिर ऑफिसर रिवर्सल में ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इनका ये टेबल बनाते हैं तो इकोनॉमिस्ट सब इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट 1, स्टैंडर्ड रेट 2, हायर रेट A+B, गोल्ड का रेट।
category of item, पान मसाला, raising revenue for compensation. तो पान मसाला, irritated water, luxury motor vehicle से इससे से टोटल 51,000 करोड़ आएगा. Honorable Minister from Tamil Nadu expressed that it might not be necessary that the taxpayer would pass the reduced incidence of tax and the GST to consumers by reducing the price. He also pointed out the rates of tax were different for branded and unbranded items of food such as biscuits. क्या लग रहा है इसकी ओर इशारा कर रहा है? बिस्किट में तो हुआ नहीं. पहले एंटी प्रॉफिट, यहीं से इसका जन्म हो गया कि भैया हमने तो रिड्यूस कर दिया, पास ऑन ही नहीं हुआ और उतना ही रखा प्राइस, प्रॉफिट अपने पास रख लिया. तो एंटी प्रॉफिटिंग की शुरुआत यहां से हुई. ये जो आप देख रहे हैं, he also pointed out that the rates of tax were different for branded and unbranded items of food such as biscuits. इसकी शुरुआत के लिए बिस्किट पे नहीं हुई, जूते और कपड़े पे हुई. नहीं, ब्रांडेड और अनब्रांडेड आइटम्स, एक्शनेबल क्लेम्स याद है आपको? हाँ हाँ. कि अगर आप राइस बेच रहे हैं या फिर और कोई गुड्स बेच रहे हैं जिसमें आप अपना नाम अगर लगा देते हैं, चनाचूर बेच रहे हैं जिसमें आप अपना नाम पैक करके उसमें अपना नाम लगा लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रांडेड बन जाएगा. भले आपने इस ब्रांडेड के लिए टीएम ये सब अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ अपना नाम लिखने पे आप ब्रांडेड हो जाएंगे और इस पे 5% टैक्स लग जाएगा. ठीक बात है. अगर आप अनब्रांडेड आइटम में रहना चाहते हैं नाम लगाने के बावजूद भी, तो आपको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को लिख के देना पड़ेगा कि आई डू नॉट हैव एनी क्लेम ऑन दिस नेम. ठीक बात है. चलिए म्यूट कीजिए, म्यूट. तो ये है. बाद में इसको चेंज किया गया. ठीक बात है ना. बाद में इसको चेंज किया गया और इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि ब्रांडेड अनब्रांडेड हम पैकेज और फिर स्टैंडर्ड एंड वेट मेजरमेंट के साथ इसको रिलेट करके ये पूरा का पूरा किया गया. 25 केजी से ज्यादा, 25 केजी से कम, याद है आपको? चलिए. The secretary to the council stated that if one considered an efficiency gain of 2% GST, this would lead to an additional gain of taxable base of 1 lakh crores. ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो जाएगा अगर 2% एफिशिएंसी गेन, मतलब कलेक्शन हम लोग का ठीक हो जाए तो. The Honorable Minister from Tamil Nadu raised a question whether collection of cess would be constitutionally. अच्छा, this is interesting. क्या cess हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? Is constitutionally valid? किसी को भी कुछ आइडिया? पावर तो दिया ही गया था. आर्टिकल 260 में मेंशन नहीं किया, स्टेट्स को दिया गया था. गणेश जी करे आर्टिकल 265. ओके. और राजेश जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, स्टेट्स को तो पावर था ही. ओके. नहीं, स्टेट में जीएसटी तो ज्यादा था. जीएसटी नहीं, वैट एरा में भी. वैट एरिया में देखिए, वैट एरा की बात नहीं कर रहा, मुझे बताइए जीएसटी का. उनको लॉस हो रहा था तब उन्होंने कहा कि हम आपको ये कंपनसेट करेंगे. ओके. इवन केरला ने लगाया था, उनका फ्लड सेस लगाया था. यस, सेस लगाया था, करेक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो तो बहुत बाद में लगाया ना, सिर्फ उसी पे लागू भी हुआ. लेकिन उनको ही पावर था, खाली फ्लड सेस ओनली फॉर इंट्रा स्टेट. हाँ, सिर्फ इंट्रा, करेक्ट. तो ये बात क्यों उठ रही है? इंट्रा सब पे लग रहा है. हाँ, ये बात क्यों उठ रही है? भाई कंपनसेशन में उन्होंने कहा था ना कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको हम आपको कंपनसेशन करेंगे. ये आर्टिकल 265 अगर आप पढ़ेंगे तो 265 में तो ये लिखा हुआ एज पर आर्टिकल 2 नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. ठीक है. टैक्स में वो सब कुछ आ जाएगा. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी, सेस, सरचार्ज, सब कुछ आता है. सब आएगा. उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा. उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा. अब रूल से नहीं लगा सकते. नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, ट्विटर एक्सेट्रा से वो जो भी बने वो कानून नहीं है. ठीक है. लॉ इज पास बाय द पार्लियामेंट, ये चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो या वो.
फिर आर्टिकल 269A में तो ये IGST है, 246A ये रहा, इसमें ये लिखा हुआ है कि सेंटर जो कानून बनाएगा वो CGST IGST का बनाएगा और हर एक स्टेट लेजिस्लेचर SGST का कानून बनाएगा, बस। लेकिन आर्टिकल 279A जो काउंसिल वाला है, GST काउंसिल का है, देखिए 10 सितंबर 2016 से आया है ना, इफेक्टिव फ्रॉम 10 सितंबर 2016, और पहला मीटिंग हुआ 22 सितंबर 22 सितंबर को पहला मीटिंग हो गया, 12 दिन बाद। इसमें अगर देखेंगे तो GST काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन स्टेट्स ऑन लेवाई ऑफ सरचार्ज। यहाँ पे एच पे कवर कर देना, एनी अदर मैटर रिलेटेड GST। नहीं, ये तो लिखा हुआ ना F में, लेवाई ऑफ सरचार्ज, एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड to raise additional resources during any natural calamity or disaster, example केरला सेस। ये जो, लेकिन जो सेस है जहां पर कंपनसेशन की बारे में बात कर रहा है वो कहाँ है? तो मैंने सर एक कंपनसेशन एक्ट भी तो पास किया गया था। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको यस, कंपनसेशन एक्ट भी पास किया गया था। तो 265 में कंपनसेशन एक्ट, सेस को मैं इंक्लूड कहाँ करूंगा? टैक्स में इंक्लूड कर सकता हूँ, टैक्स में इंक्लूड है सेस। हाँ इंक्लूड है। जब हम सेक्शन 16 को देखते हैं तो वहां सेस भी इंक्लूड है उसमें। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 16 को अगर हम देखते हैं, कौन सा एक्ट का? 16 CGST का। CGST में 16 में क्या लिखा हुआ है? अरे मतलब जो टैक्सेस क्रेडिट है ना, टाइम बाउंड जो कर रहा है 16(4) में, हाँ उसमें सेस भी को भी इंक्लूड कर रहा है, उसके लिए अलग से नहीं है। हाँ, वो तो है, क्योंकि ठीक वो तो ठीक है, चलिए। लेकिन फिर भी इस द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम गुजरात स्टेटेड दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टू कलेक्ट सेस, द स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो बी अलाउड टू कलेक्ट सेस। ये कंपनसेशन एक्ट देखते हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके तरफ से कुछ इनपुट। ये सेस का कलेक्शन कर कौन रहा है? सेंटर कर रहा है, ठीक बात है। सेंट्रल का रहा है नोटिफिकेशन, और इसका पैसा जा कहां रहा है? नहीं, सेंट्रल को जा रहा है। नहीं, सेंटर को कौन से फंड में जा रहा है? कॉम्पनसेशन टू कॉम्पनसेट स्टेट। हाँ, तो कंपनसेशन, क्या फंड का नाम क्या था? जैसे क्या कंसोलिडेटेड फंड में ही जा रहा है वो। नहीं, कंसोलिडेशन में नहीं जा रहा है। नॉन लैप्सेबल फंड नोन एज GST कंपनसेशन फंड, इसमें जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी। He also raised a doubt whether the constitution permitted imposition of cess under GST. उड़ीसा का कहने का मतलब, he suggested imposing cess on direct tax which would not be regressive in nature and would not cast burden on the poor. In the alternative, he suggested to impose a cess on import but not on GST. उड़ीसा कह रहा है कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स में लगाओगे तो हर कोई देगा टैक्स, गरीब भी देगा, डायरेक्ट टैक्स में लगा दो। Tamil Nadu. The Honorable Minister from Puducherry suggested to examine whether cess were legally allowed to be imposed, and if so, states should also be allowed to levy cess. Wow. He further observed that in Rajasthan, bidi was taxed at 65%, cigarette at 35%, tobacco at 45%, and pan masala at 35%. And the state would also have to forego substantial revenue of more than 750 crores if rate on demerit goods was kept at 26%. मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में टोबैको के ऊपर एक्साइज लगता है? यस और नो? यस GST लगता है? यस। इकलौता प्रोडक्ट है टोबैको जिसमें प्री GST का टैक्स और GST का टैक्स दोनों लगता है। और ये हम लोग आपको दिखला देते हैं। एंट्री है सर ना, हटाया नहीं इन्होंने, दिखलाता हूं। आर्टिकल 246
अमेंडमेंट के बाद 84 में 92 में शायद 92 नहीं है, कहाँ है ये? 84 में होना चाहिए सर। ये रहा, मुझे लगता है इसी में आना चाहिए। एंट्री 50 नहीं, यहाँ पे लिखा ये रहा एक्साइज टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स, एंट्री 84 है ना। तो टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, स्टेट एक्साइज नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट्स नहीं लिखा हुआ है। तो फॉरगो किया टेबेको के ऊपर, और जीएसटी तो लग ही रहा है। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन टेबेको एंड टेबेको प्रोडक्ट, पावर टू लेवाई एक्साइज एंड सीजीएसटी, पावर टू लेवाई एसजीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतना ही है, और सेस अलग से सेंटर ले रही है ताकि स्टेट को कंपनसेट किया जाए। He suggested to impose differential rates of taxes on goods like refrigerator for lower and higher price models. अब देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए राजस्थान क्या कह रहा है कि जिस तरह से जूते में है ना, 1000 रुपए से कम है तो इतना रेट, 1000 रुपए से ज्यादा है तो इतना रेट। जी कपड़े में भी था, कपड़े में भी था, वो तो हटा दिया। अब रेफ्रिजरेटर में ये सजेस्ट कर रहे थे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हुआ नहीं। लेकिन he stated that in principle cess be allowed to be collected by all states, especially in the case of natural disasters. ये तो हो ही गया केरला वाला। He pointed out that the central government could fund compensation from corporate tax, custom duty, sale of spectrum or increasing taxes on petroleum products. अब स्टेट क्या चाह रही है कि सेंटर अपना सारा पैसा हमें ही दे दे, खुद ना रखे। तो चाहे उसके पास कस्टम से पैसा आ रहा हो, कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आ रहा हो, या डायरेक्ट टैक्स से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का ऑक्शन करने से पैसा आ रहा हो, जैसे भी पैसा आ रहा हो आप हमें दे दें। He also stated that there was no guarantee that lower taxes would be passed on to the consumers. He observed that the representatives of FICCI, CIA and SOCM during the interaction with the Empowered Committee of State Finance Ministers had given no assurance to reduce prices and had only stated that the market forces would take care of this issue. तो ये जो इंडस्ट्री के 3 बड़े-बड़े एसोसिएशन है, इन्होंने भी एश्योरेंस नहीं दिया, तब जाके एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ लेके आना पड़ा। The officials from Uttarakhand further stated that his state was a disaster-prone area and they needed power to suo motu levy cess in a disaster situation and put it before the council later on. क्या कहना चाह रहे हैं ये उत्तराखंड वाले, कौन सा पावर मांग रहे हैं कि पहले हम लगा दें, उसके बाद काउंसिल में अप्रूवल ले ले। लेकिन ऐसा है नहीं, पहले काउंसिल से अप्रूवल लेंगे तब जाके आप लगा पाएंगे। ठीक बात है। He suggested to remove the 26% rate, keep the highest rate at 18% and introduce a rate of 40% only for some items as they proposed by the chief economic। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर आज के डेट में जो मैक्सिमम रेट लगता है वो कितना लगता है? 40%, 28%, 14 + 14। ठीक बात है। और कुछ आइटम पे सेस भी लगता है, ठीक है। जब सेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा तो सेस हट जाएगा। सेस मिला के मान लीजिए 12-13% और लगता है, कितना टोटल हो गया? 40% हो गया। मान लीजिए मोटर कार पे जब सेस हट जाएगा तो मोटर कार पे रेट क्या 28% हो जाएगा? नो, नहीं होगा। ये सेस तो हटा देंगे, लेकिन मोटर कार पे रेट 28 की जगह कितना कर देंगे? 40 कर देंगे। क्या 40% करने का अधिकार है उसके पास? यस, ऑलरेडी पास करके रखा है। यस, सेक्शन 9 ऑलरेडी लिखा हुआ मैक्सिमम 20% रेट कैन बी लेवाइड। तो 20 + 20 कितना हो गया? 40 किया ही, मतलब 20 का मैक्सिमम स्लैब किया ही इसलिए गया है बराबर, करेक्ट। बस हटे ये 20 हो जाए, 20 + 20 हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें आप देखिएगा आगे लिखा हुआ मिलेगा भी आपको। The Honorable Chairperson reminded the House that the GST involved a collective surrender of power by the center and states. The Honorable Chairperson observed that if tax rate was kept very high, it led to increased smuggling, and in India, the two most
smuggled items were gold and cigarette due to high tax rates on them. The honorable chairperson stated, अच्छा गोल्ड पे क्या रेट है? कितना अभी 1%? 1% का ना 1%, 3% है। 3% है, 3% है, correct, 3% है, 3%. correct. The honorable chairperson stated that one interpretation could be that the central government shall have the power to levy cess under Article 246, read with entry 97, list 1 of Schedule 7. सर्विस टैक्स ना? एंट्री 7 तो रेसिडुअरी एंट्री है। एंट्री 90 लास्ट एंट्री है सर। वो रेसिडुअल एंट्री है। क्या कह रहा था ऑनरेबल चेयरपर्सन वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अमित मित्रा ना? 2016 की बात सुना है। हाँ, जो किसी जमाने में सीआईआई के प्रेसिडेंट भी थे। अमित करके हैं, बंगाली बंदा है। The honorable chairperson stated that one interpretation could be that the central government shall have the power to levy cess under Article 246, read with entry 97, यानी कि रेसिडुअल एंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेस लगाने का पावर है, as this was being levied before constitution. He added that under Article 271, power to levy surcharge on GST was restricted after the aforesaid constitutional amendment, but not the power to levy cess. He further added that under Article 270 of the Constitution, cess could be levied for a specific purpose, and he wondered how the purpose of cess would be justified. अब जब ये लिख रहे हैं how the purpose of cess should be justified, तो एक बार देखते हैं इन्होंने क्या किया है। लेवाई में ही लिख दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमने बहुत ढंग से नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा हुआ था? पर्पस इसी में लिखा हुआ था ना? यस सर। कहाँ लिखा हुआ था? पढ़िए तो इंट्रा और हाँ ये रहा पर्पस, ये वर्ड पर्पस लिखा हुआ था, करेक्ट। For the purposes of providing compensation to the states for loss of revenue arising on account of implementation of the GST, है ना? तो इन्होंने पर्पस लिखने का मतलब ही इसलिए था कि how the purpose of cess would be justified. Okay, justified. ये क्यों बार बार उठा रहे हैं? मैंने एनालिसिस नहीं किया कि सेस लगाने का पावर ही नहीं है। क्या लग रहा है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से ये कंपनसेशन एक्ट बना होगा? आर्टिकल 265 नहीं बना होगा? नहीं, आर्टिकल 265 में तो ये लिखा हुआ है कि लॉ बना के आप टैक्स ले सकते हैं, लेकिन लॉ सेंटर बना सकती है, स्टेट बना सकती है, वो तो आर्टिकल 246 में ही लिखा होगा ना, शेड्यूल 7। हाँ यस सर। तो वो शेड्यूल 7 के किस एंट्री में ये पावर आ रहा है? किस एंट्री से ये पावर एक्सरसाइज करके ये लेके आए? या तो आर्टिकल 246A से आता। हाँ वही बोलता था, आर्टिकल का अमेंड किया था ना 246 को। नहीं, एक मिनट रुकिए गणेश जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल 246 था एंड आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246 रेफर करता था शेड्यूल 7 को, करेक्ट, 3 लिस्ट, और इसमें प्री जीएसटी एरा था, 3 लिस्ट 1 2 3। तो सेंटर का लिस्ट 1 सेंटर, लिस्ट 2 स्टेट, यूनियन लिस्ट। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 246A है जीएसटी लगाने का पावर, ठीक बात है। 2 पावर, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अगर मैं आर्टिकल 246A पढ़ता हूं, देयर आर 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस है, ठीक बात है। आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए अलग। हाँ, ये कह रहा है कि
पार्लियामेंट सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस मैंने लिखा तो है यहां पर, notwithstanding anything this, Parliament and subject to this, the legislature of every state have power to make laws with respect to GST imposed by the union or by such state. Parliament has exclusive power to levy IGST. मैंने यहाँ पर सेस जो भी हेड नोट में लिखा हुआ वो मेरा लिखा हुआ, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि ये लोग उठा रहे हैं ये कि सेस लगाने का पावर क्या पार्लियामेंट के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो जीएसटी है टैक्स, क्या जीएसटी में सेस इंक्लूड होगा या नहीं होगा? और अगर मैं तो आर्टिकल 240 या तो आर्टिकल 246 ए से सेंटर ने ये सेस लगाया है, और या फिर आर्टिकल 246 से, आर्टिकल 246 में सेस लगाने का कोई पावर नहीं दिया हुआ है। नो। तो ऑब्वियसली रेस्टिट्यूटरी एंट्री नंबर 97 ही पड़ता है। यस। तो एंट्री नंबर 97 को यूज करके जीएसटी में सेस कैसे लग सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है या नहीं है? वो सर पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही होगी 97 पे। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए जीएसटी लग गया, मैंने एक्साइज में एक अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट किया कि एक्साइज जीएसटी के बाद लगेगा या पहले लग जाएगा, जैसे टैबेको में है। मैं बताता हूं, रुकिए। टैबेको में कैसे टैक्स लग रहा है, समझिए। सेंट्रल एक्साइज, एक मिनट, 100 पहले एक्साइज लगेगा, यस, 116 फिर जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? 116 पे लगेगा, 116 पे। ठीक है, अब सेस पे आते हैं। वैल्यू 100, जीएसटी लगा मान लीजिए 6 या 14 प्लस 14 फिर 128, फिर सेस लग रहा है या 100 पे ही सेस लग रहा है? 100 पे लगेगा फिर। 100 पे लगेगा, इसका मतलब सेस हमेशा जीएसटी का हिस्सा है। यानी कि ये आर्टिकल 246 ए से ही आया है। यस। लग तो यही रहा है, बाकी लोगों का ओपिनियन जान लेते हैं हम लोग। कहिए। हाँ सर आर्टिकल 279 ए से आया ना उसको सेस? नहीं, आर्टिकल 279 ए में तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। रिकमेंड करता है, यस। हाँ, तो रिकमेंडेशन ही करेगा। अजीत जी, बालाराज, और कौन है? जिस हेलो सर। पूजा श्री, रक्षित। हाँ बताइए गणेश सर। ये तो श्री भी है। ये तो डिस्कशन चल रहा था, करेक्ट है? हाँ। मे बी नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में इसको फाइनलाइज किया होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। चलिए, he added that under article 271 of the constitution, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। Article 270, taxes levied and distributed between the union and states. All taxes and duties referred to in this, except that this 268, 269, 269A, respectively surcharge on taxes and duties referred to in 271, and any such levied for specific purposes under any law made by the parliament shall be levied and collected by the government of India and shall be distributed between union states in the manner provided in clause 2. अच्छा, यहां से पावर आ रहा है। The taxes collected by the union under shall also be distributed between the, ये 246A कौन सा है? जीएसटी वाला है। The taxes levied and collected by the union and 269 which has been used for the payment of tax by the Indian business, 246A to 269A IGST वाला, ये भी और पोर्शन होगा। Such percentage I may be prescribed of the net proceeds of any such tax or duty in any financial shall not form part of the consolidated fund of India but shall be assigned to states within which
that tax or duty is leviable in that year and shall be distributed among those states in such manner and from such time as may be prescribed in the manner specific states के लिए distribution के लिए. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union, notwithstanding anything contained on this, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in article by a surcharge for the purpose of the union, and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the consolidated fund of India. देखिए जो सरचार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पता है आपको? जो इनकम टैक्स में सरचार्ज होता है वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सेस डिस्ट्रीब्यूट होगा. हेलो हेलो सर, हाँ गणेश जी बोलिए. इवन जो इनकम टैक्स में चलता है जो कलेक्ट होता है अल्टीमेटली तो स्टेट को ही जाता है सर. नहीं, वो पूरा सेंटर रखती है, इसीलिए सरचार्ज लगाया जाता है. देख रहे हैं? एंड होल प्रोसीड्स ऑफ एनी सच सरचार्ज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. He added that under Article 271, power to levy surcharge on GST was restricted after the aforesaid constitutional amendment, but not the power to levy cess. तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड हो गया, एक्सेप्ट जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगाई गई है, लेकिन सेस लगा सकते हैं. सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं. He further added that under Article 270, cess could be levied for specific purpose, and he wondered how the purpose of cess would be justified. Clear enough? Hello. The Honorable Chairperson clarified that the coal-bearing states got benefit of the auction amount, royalty and district development fund. तो ये भी रेवेन्यू का हिस्सा मांग रहे थे, नहीं बना. फिर in this meeting 5 options were discussed to achieve single. अभी एजेंडा चेंज हो गया, अब हम लोग सीधे सिंगल इंटरफेस में आते हैं. Achieve single interface, and these were presented before the council. These 5 options were as follows. पढ़ लेते हैं. Pure turnover based division. This was not acceptable to states as bulk of revenue comes from taxpayer with turnover above 1.5 crore. So pure turnover based division where taxpayer below 1.5 crore turnover would be administered only by states, और above 1.5 crore सिर्फ सेंटर. तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ. फिर टर्नओवर ऑप्शन 2, ओवरलैप वेयर टैक्सपेयर बिलो 1.5 करोड़ टर्नओवर शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय स्टेट्स, एंड टैक्सपेयर्स अबव 1.5 करोड़ टर्नओवर वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स विद क्रॉस एम्पावरमेंट. This was not acceptable to center as 93% of the service tax payers and 85% of the VAT payers have turnover below 1.5 crore, and thus it led to highly skewed distribution. Option 3, division based on turnover and the nature of business, manufacturing, trading, service industry, turnover के basis पे nature of business, which was considered in the council meeting, but discussion had remained inconclusive. Under this option, it was proposed that taxpayer dealing in goods below 1.5 crore shall be dealt only by states. Taxpayers dealing in goods with turnover of 1.5 crore shall be dealt by both states and center. And taxpayer dealing in services shall to begin with be dealt only by the center till state officer were trained on service tax. However, it was later recognized that this arrangement causes a divide between GST and also created jurisdictional problems for those suppliers who had a substantial mix of supply of both goods and services. So option 3 भी गया. Option 4, cross empowerment with division for specific functions, in which it was envisaged to divide taxpayers only where human interface was required, like audit, returns, scrutiny, etc., as most of the other functions would be automated. It envisaged to cap audit to 5% of the total number of taxpayers. Under this option, every year both central and state officials in each state shall prepare a list. तो ये तो obviously ये हुआ ही नहीं, छोड़ दीजिए. Option 5 ये अब ठीक है, Option 5 में ही होगा.
complete vertical division where the entire taxpayer to be divided between central and state administration. मतलब अगर मान लीजिए 10 लाख टैक्स पेयर है, ऑड सेंटर रख लेगा, इवन स्टेट रख लेगा, in a ratio for a period of 3 years for all purposes including audit. The possible ratios for distribution of taxpayers between center and state above 1.5 crore could be 50-50 or 40-60. आज के डेट में हुआ क्या है? Below 1.5 करोड़ तो 10% सेंटर रख रहा है, 90% स्टेट रख रहा है. Above 1.5 करोड़ है तो 50% हुआ है. Hello. Yes, sir. It was pointed out that this arrangement lent greater clarity in respect of jurisdiction. तो ये ऑप्शन 5 याद रखिएगा, इसी में हम लोग चलेंगे अब आगे. In respect of IGST, it was pointed out that it was a central levy and Article 269A of the Constitution provided that IGST shall be levied and collected by the Government of India. However, in order to achieve single interface, it was proposed that states should conduct audit or enforcement action for interstate supplies, but subsequent legal action like issue of show cause notice, adjudication, appeal, etc. shall remain with the officer of the center. समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये? कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई का ऑडिट कौन करेगा? सेंटर नहीं, स्टेट ऑफिसर अगर करता है. लेकिन ये ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट सेंटर को दे देगा, फिर सेंटर एससीएन इश्यू करेगा. ठीक बात है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि स्टेट ऑडिट कर रहा है और सेंटर एससीएन इश्यू कर रहा है. ये पूरे जीएसटी में ऐसा नहीं है. ये देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूं. सर, स्टेट्स ऑडिट करेगा, किसके लिए सिर्फ बोल रहा है? सिर्फ आईजीएसटी के रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा, बाकी लॉ नहीं. सिर्फ आईजीएसटी के रेस्पेक्ट में जो इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड है, स्टेट ऑडिट कर लेगा और सेंटर शो कॉज नोटिस ये सब इशू कर लेगा. कौन क्या कर रहा है? सर, अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका असेसमेंट और उसका नोटिस इशू करने के लिए पावर सेंटर को होते हैं और स्टेट को होते हैं. सर नहीं, तो आपके जुरिसडिक्शन किस में? सेंटर में तो सेंटर करेगा, स्टेट में तो स्टेट में करेगा. वो अनरजिस्टर्ड है सर. पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड बट ही इज लायबल टू रजिस्टर. उसके लिए मैं अगर अनरजिस्टर्ड है, इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इंटेलिजेंस वाले जाते हैं. इंटेलिजेंस, हाँ, वो स्टेट का भी हो सकता है, सेंटर का भी हो सकता है. ओके. हाँ, जुरिसडिक्शन ऑफिसर नहीं जा पाएगा, या जुरिसडिक्शन ऑफिसर जाएगा तो पहले सेक्शन 67 लेके जाएगा. जब हमने आपको सेक्शन 67 समझाया था कि मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट ही इज ए टैक्सेबल पर्सन, तो पहले रीजंस टू बिलीव होना चाहिए जी. राइट सर. तो पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा कि वाकई में इसका टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट. इसके बाद जो इसके पास जो पावर एक्सरसाइज होगा वो सेक्शन 67 का होगा. सेक्शन 67 का पावर इंटेलिजेंस के पास है और जुडिशियल ऑफिसर के पास भी है. जब ये पावर पता लग जाएगा, सेक्शन 67 में इसके यहाँ रेड हो जाएगी, तब इसका टर्नओवर निकाल लिया जाएगा. जब टर्नओवर निकाल लिया जाएगा तो एससीएन कौन इशू करेगा? कौन सा डिपार्टमेंट इशू करेगा? वही डिपार्टमेंट जिसने रेड किया है. ओके. वही डिपार्टमेंट इशू करेगा. लेटेस्ट पोजीशन यही है. ओके. It was highlighted that in a year, not more than 10% taxpayer interacted with the tax department, and that interaction was restricted by the administrative capacity of the tax department. बताइए इसका. ये कह रहे हैं कि हम लोग 100% taxpayers को नहीं बुलाते, सिर्फ 10% को बुलाते हैं. It was explained that as a GST system stabilized, the requirement for visiting a tax officer would steadily decline. तो ये सब wishful thinking है. ऐसा होगा. It was also pointed out that the suggestion for vertical division overlooked the fact that human interface in GST would be minimal, as most process could be automated and there would hardly be any need to obtain any permission from the tax department for any procedural requirements.
तो आज के डेट में आप ऑफिस में क्यों विजिट कर रहे हैं? अभी तो हम रजिस्ट्रेशन लोग जा रहे ऑटोमेटिक है, हैं। रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक है, ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, यस और नो? Yes, yes, yes. लेकिन वो बुलाते हैं yes, sir. क्योंकि उनको मोमेंटो चाहिए होता है शायद। फिर इसके बाद ASMT 10 में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें PH दे देते हैं, पर्सनल हियरिंग। Yes. डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, मांगने का अधिकार नहीं है फिर भी मांगते हैं। हाँ, आप सिर्फ 3 ही सेक्शन है, ऑडिट, समन और सेक्शन 67, जहां पर आपका ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन होता है। और 73, 74 की मजेदार कहानी यह है कि यहां भी आपके साथ ऑफिसर का इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक आप नहीं मांगेंगे। हेलो, तो यहां भी ऑफिसर के पास अधिकार नहीं है कि आपको बुलाए, आप मांगेंगे तभी आपको जाना है, तभी वो बुला सकता है, वरना नहीं बुला सकता है। तो सिर्फ 3 जगह है, ऑडिट, समन और सेक्शन 67, और कहीं नहीं है। लेकिन आप लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ये पर्सनल हियरिंग ऑफिस बुला ही लेते हैं। ठीक बात है ना? जी सर। चलिए, on the subject of administration of IGST, the second presentation acknowledged the fact that the place of supply would be a major issue in the administration of IGST, and due to potential conflicts of interest between the states, this could be handled only by the central government. It was further pointed out that many other issues would come up with respect to IGST, like wrong rate of tax, suppression of turnover, supplies without issuance of invoice, wrong availment of ITC. तो IGST में से प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा, ये भी इश्यू होगा। तो वो अब तो आपको पता ही है कि जुरिडिक्शनल ऑफिसर ये भी चेक करता है या नहीं करता है, लेकिन वो प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन नहीं करता। अब जितना भी आपने ऑडिट हैंडल किए होंगे, किसी भी जगह में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं क्वेश्चन किया गया। ठीक बात है? जी सर। आप सोच के देखिए, जहां भी ऑडिट के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने P2C सप्लाई किया और इनवॉइस की वैल्यू 5 लाख है, इनवॉइस की वैल्यू 5 लाख है, बताइए ऑडिट टीम को क्या करना चाहिए? प्लीज सब सप्लायर उसे मांगना है कि वो 2.5 से ऊपर है तो उसको सब डिटेल्स देना ही है। यस, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो इसको लिखना पड़ेगा, भैया एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट कहाँ है। ठीक बात है या नहीं है? यस सर। तो इस पे ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर आज के डेट में क्वेश्चन कर रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, करेगा। कौन सा रूल का वॉल्यूशन है? रूल 46 का। The Honorable Minister from UP expressed that there was no merit in keeping IGST under the exclusive jurisdiction of Center, as the state had considerable experience in dealing with CST and interstate coordination. So single interface बाद next meeting में। Delegation of powers to the chairman GST Council to constitute technical committee of officers. इसको छोड़ देते हैं, टेक्निकल कमिटी ये बना रहे हैं, GST काउंसिल बनाएगा, काम खत्म। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग रहा है एक मीटिंग को कंप्लीट करने में। किसी का कोई इनपुट है तो दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग शुरू करें। इसमें कुछ ऐसा नहीं है सर, क्या? बाकी तो सब आपने क्लियर कर ही दिया। हाँ, आजकल सर ये अगर हम लोग डाल दे, ये जो मिनट्स है ऐसे ही हाँ, अपना जो कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं हाँ, के रिप्लाई में, हाँ, हाँ, तो सही रहेगा ना? तो क्या फर्क पड़ता है इसमें डालना? हाँ। तो ये हमने आपके एक रिप्लाई में तो डाला था 151 में। हाँ, लेकिन वो यूज नहीं किया हमने, लेकिन उसको तो हमने रिप्लाई बनाया और डाला भी है उसको नोटिफिकेशन में। हाँ, था इसलिए हमने दिया। 39th GST काउंसिल मीटिंग में सेक्शन 151 डिस्कस हुआ, उसका एजेंडा आइटम देखा, सारा कुछ डाला था। और लेकिन वो हाँ, अपना नोटिफिकेशन नंबर 4041 में देना था। हाँ, वो तो उन्होंने गलती की थी। मतलब सीधा स्टनिंग रिप्लाई हो जाएगा। हाँ, हाँ।
जीएसटी मिनट्स को पढ़ने का आइडिया ही यही है। बिल्कुल। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग सब एक कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें जीएसटी आता है। तो लेकिन इसके साथ बाद में नोटिफिकेशन भी देखना पड़ेगा ना, क्यों whether वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं देखिए, हम लोग के साथ फायदा ये है कि हमने सारे नोटिफिकेशंस पढ़ चुके हैं। डिमांड रिकवरी जो हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस पढ़ चुके हैं। ये अगर हम लोग शुरुआत में टेकअप करते तो हम लोग इतना ज्यादा इसको समझ नहीं पाते, लेकिन हम लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। रेट्स हमें पता है, सारे नोटिफिकेशन, चाहे रेट्स नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस किया है, हमने हर एक नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, तो ऑब्वियसली फायदा तो है ही हमें। चलिए, रूट्स में तो यही है ना, यही तो रूट्स है, इसमें से नोटिफिकेशन निकलते हैं, इसी में नोटिफिकेशन निकलेगा। बोलिए। मेरा आईटीसी एडजस्टमेंट के ऊपर मेरा एक केस हुआ था। हाँ। तो एक केस था कि जिन्होंने हमारे क्लाइंट ने आईटीसी अगस्त में ज्यादा ली थी 2017 में, तो उसको बाद में एडजस्ट किया था मार्च में। ओके। लेकिन जब मैं एएसएमटी 10 भेजा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी आपने वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आगे। तो आप अपील में जाइए, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि उनका एक सर्कुलर था। मैं बोला सर सर्कुलर तो आपके पास बाइंडिंग है। तो उन्होंने 8 लाख की तो डिमांड निकाली थी। बाद में सर्कुलर देखने के बाद देखो बाइंडिंग है, इसके बाद अगर आपको चैलेंज तो मैं इसको चैलेंज ही करूंगा। तो उसके बाद खुजली करने लगे फिर कुछ नहीं मिला, ऐसे बाद में ऐसे ही ड्रॉप हो गया। फिर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो इंटरेस्ट पे करता। हाँ, इंटरेस्ट पे क्यों, ठीक है, इंटरेस्ट पे कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो ये नॉलेज का फायदा तो होता ही है। ऑफिसर तो आपकी बात को थोड़ी मानता है, लेकिन ये मिनट्स दिखलाने पर शायद ज्यादा हो। क्योंकि मैं जब 151 का रिप्लाई बना रहा था तो हमने बताया था कि सोर्स देना बहुत जरूरी है। आपका इंटरप्रिटेशन बहुत मायने नहीं रखेगा, ऑफिसर्स को शायद इग्नोर भी कर दे, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है उसको तो मानना पड़ेगा उसको। सर ये एडजस्टमेंट, ये क्या बोल रहे थे एडजस्टमेंट का? तो संतोष जी है ना? हाँ, मार्च में मैं शॉर्ट में अगस्त में ज्यादा लिया था, मार्च में रिवर्स कर दिया, और क्या। तो ऑफिसर मना करा था कि नहीं कर सकते आप, तो सर्कुलर दिखाया तो कर सकते हैं। तो है सर्कुलर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बराबर। कि उन्होंने क्या किया था कि आईटीसी कम लेके उतना कम दिया था, वहां पे एडजस्टमेंट का उन्होंने बताया था ना, कि रिवर्सल नहीं किया था। तो फर्स्ट ईयर पॉसिबल था, उन्होंने सर्कुलर भी निकाला था उसमें 17। अच्छा, आपने क्रेडिट ही कम लिया? हाँ, क्रेडिट ही कम लिया था। अच्छा, एक मिनट, चेंज हो गया कहानी। एक मिनट। अगस्त 17 में आपका आईटीसी था 100, आपने ले लिया 150, ठीक बात है? मार्च 18 में आपको आईटीसी मिलना था 100, आपने लिया 50। यस, यही किया ना आपने? यस सर। ओके, आपने ऐसा नहीं किया कि मार्च में 18 मिलना था, मार्च 18 में 100 मिलना था, आपने 100 लेके 50 रिवर्स नहीं किया, आपने लिया ही कम। यस। तो ऑफिसर ये बोल रहा होगा कि भैया 100 लेके 50 रिवर्स कर दे, आप ऐसा नहीं कर सकते। यस। ओके। लेकिन उसका सर्कुलर है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। यस सर्कुलर है उसका, तो मैंने उनको वही दिया। ओके, ठीक है, वैलिड। चलिए, तो आज इन्फोसिस के बारे में मेसर्स, ये 4th जीएसटी काउंसिल मीटिंग है जो हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। मेसर्स, इन्फोसिस was selected as managed service provider for GSTM in September 2015, and the scope of work included application design, development, one-time taxpayer data porting यानी कि migration, IT infrastructure procurement, supply, installation and information security, data center and disaster recovery, hosting services, help desk and training. The presentation gave an update of GST system rollout, which proposed to be done in 3 phases. Phase 1 relates to front-end services under GST, like taxpayer registration, invoice upload, payment, return, etc. Phase 2 relates to back-end services under GST for 25 states and union territory, like assessment, refund, adjudication, जो ऑफिसर को नजर आता है.
एंड फेज 3 रिलेट्स टू जीएसटी एनालिटिकल्स कंपोनेंट, जो एआई कह रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल बिजनेस इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट डैशबोर्ड एक्सेट्रा। एक बात बताइए, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रहा है ड्राफ्ट जीएसटी लॉ 2016 में, क्या 2015 में ये लोग बना चुके थे इन्फोसिस वाले? बिना जीएसटी के कानून बने हुए क्या इन्फोसिस जीएसटी का पोर्टल बना पाएगा, या सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, उसके बाद जब लॉ पास हुआ उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू किया? ठीक बात है, यही हुआ होगा, बिना लॉ बने कैसे बना देंगे ये? It was informed that the order for hardware was placed in August 2015 after the passage of Constitution. अच्छा यहाँ लिख रहे हैं passage of Constitution. The software delivery schedule for phase 1 is divided into 4 releases starting from 8th November 2016. हाँ, ये ठीक है. And ending on January 17. It was informed that training of master trainers would be conducted from 2nd January 2017 to 15th February 2017. ऑन माइग्रेशन। अच्छा, ये 4th जीएसटी मीटिंग हुई कब है? ये जरा इंपॉर्टेंट है देखना, हमने तो देखा ही नहीं। 3-4 नवंबर 2016 है। तीन चार, अच्छा ये मीटिंग के बाद 8 नवंबर एंडिंग, इट वाज इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग ऑन माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, द काउंसिल वाज इन्फॉर्म्ड दैट all those whose PAN had been verified would be migrated in GST regime. It was further informed that GSTN would be providing to states material like provisional IDs and passports. Okay, जो उस दिन राजेश जी भी कह रहे थे, provisional IDs and passport, instruction manual, draft of advertisements, jingles, computer-based training material on how to enroll, etc. It was further informed that states might be required to issue a notification under VAT asking taxpayers to provide data for enrollment. The need for quick availability of GST rules relating to ITC, transitional provisions, advance ruling, appeal, etc., appeal, e-transit pass, and composition was highlighted during presentation. While narrating the risk factors, अच्छा ये जो GST का पोर्टल किसने बनाया है? इन्फोसिस ने? लो जी। ई-वे बिल का पोर्टल किसने बनाया है? एनआईसी ने। एनआईसी ने, ये याद रखिएगा। E-transit pass and composition was highlighted during presentation. While narrating the risk factor, it was pointed out that finalization of the model GST law by the end of this was necessary to allow time for incorporating all changes in GST system being developed on Model GST Act. It was also pointed out that due to tight timeline, there was no time left for beta testing with public at large, but internal tests mandated under the contract shall be carried out by vendor as well as GSTN with the help of tax officers. Tamil Nadu inquired about the location of hardware, and it was clarified that the data center and near data center would be located in Delhi, while the disaster recovery and near disaster data recovery will be located in Bangalore. The chairman GSTN clarified that the help desk was being operated from a centralized location in Gurugram in English and Hindi, and the states were run their own help desk centers in regional languages. The CEO GSTN clarified that the local call centers would give reply based on FAQs and user manuals shared with the states. In case questions were of more technical nature, they would be escalated to a senior agent. In case the senior agent was also not able to answer, the query would be transferred to Infosys for providing the answer, which would then be added to FAQ. In case question could not be this छोड़ दीजिए। कोई क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं ये लोग? कोई एक्सपीरियंस आप लोग का? The Honorable Minister from Delhi suggested that there should be an offline application for enrollment, and it was informed by CEO that the same would be ready by the end of November. Offline application था enrollment का? Hello? No, sir, no. चलिए. The Honorable Minister from Tamil Nadu also inquired regarding the alignment of backend system by system of 25 states. It was clarified that such alignment was to be achieved through application programming interfaces, APIs. In conclusion, the Honorable Chairperson
observed that the progress of development of IT systems for GST would be presented before the council from time to time. फिर ये क्या है? Bands GST का. He recapitulated the proposal to have 4 rate of GST structure, and the rates could be this. He explained that a slab of 6% was needed for such goods where VAT was being charged at 5%, and central excise duty on the same goods was nil. He stated that if such goods put in 12% rate band, it would adversely affect the poorer sections of the society. He noted that the highest slab of 26% was proposed for such goods, which at present cumulatively attracted a duty of 27%, 14.5% and central excise duty of 12.5%, in addition to the cascading effect and the effect of central sales tax. He informed that internationally the practice was to keep alcohol, cigarette and petroleum products out of GST tax structure. लो ये क्या लिख दिया इन्होंने? कौन कह रहा है ये? सेक्रेटरी टू द काउंसिल. क्या फिर पेट्रोलियम कभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस का वो कोट कर रहे हैं, मतलब कुछ कंट्रीज में ऐसा होगा. तो जीएसटी है भी कितने कंट्रीज में? जीएसटी मुझे लगता है अमेरिका को छोड़ के सब जगह है. नहीं, वो तो सर वैट सिस्टम है. जीएसटी सिर्फ अमेरिका नहीं है, बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री, सब जगह है. एक मलेशिया में था जीएसटी, वो तो उसका जो नया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आया उसको हटा दिया. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में, ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहां नहीं होगा, एक आध को छोड़ दो, लेकिन 90% कंट्रीज में जीएसटी है. अच्छा, आज के डेट में सिगरेट पे तो जीएसटी है, सिगरेट पे तो है ना, अल्कोहल पे नहीं है, नहीं है, और ये कभी होगा भी नहीं. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो आने वाले समय में लगेगा, होगा. दूसरा और किस पे जीएसटी नहीं? जीएसटी के अलावा एविएशन, टर्बाइन ऑयल ने, फ्यूल्स ने, इमूवेबल प्रॉपर्टी. हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 में बाहर किया गया है इसको, है ना. इसको भी जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है. अच्छा, ये जब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो स्टाम्प ड्यूटी खत्म हो जाएगा. फिर सेल एंड परचेजेस ऑफ कंप्लीटेड स्ट्रक्चर, उस पे जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा. तो ये देखिए कब होगा. जैसे ये होगा तो आज जो आईटीसी ब्लॉक्ड है ओपन हो जाए, वो शायद ओपन हो जाए. बराबर. और रेंट पे जो प्रॉपर्टी चढ़ती है ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, उनको बहुत ही लॉस होता है, बहुत लॉस होता है. खैर अभी तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कह दिया कि ले लीजिए आप. वो रिट्रीट वाला ट्रीटमेंट था ना, रिसोर्ट रिट्रीट वाला कुछ था, सफारी रिट्रीट, उसका जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है वो. हाँ, सुप्रीम कोर्ट में गए है. He added that after 5 years, the modality of converting cess into GST could be decided in the GST Council, and if needed, a separate GST rate substituting the rate of cess could be adopted. जो उन्होंने कर भी दिया 20%. He also cautioned that the tax on poor should not be so low that a revenue generation was adversely affected. He suggested that the proposed 26% rate could be made 28% and 6% rate could be increased to 8%. इसको 6 को 5 नहीं बोल रहे हो, तो इसको तो बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो. The Honorable Chairperson observed that GST could have some natural advantages such as single national market, seamless movement of trucks at state borders, and elimination of cascading of tax through a seamless flow of input tax credit. The Honorable Minister from Telangana observed that tax rates could be such that it promoted compliances. He suggested that luxury goods like luxury cars should be taxed at a higher rate. He added that keeping in view these principles, the tax should be revenue neutral, inflation neutral and distribution neutral. Neutral pre-GST or post-GST. There should be a higher band of 40%, as was also suggested in the report of the Chief Economic Advisor. The Honorable Chairperson observed that the goods covered in the tax bracket of 26 to 28% also included items like refrigerators and televisions, which were today also consumed by the lower middle class, and taxes on them could not be raised to 40%. It should also be kept in mind that the tax rate structure in India was 60 years old and had large number of exemptions. He pointed out that the
consumer price index was adopted in 74 and accounted for only 18% of consumption today. He therefore suggested that fixing the goods in a different rate slab should not be reduced to a formula. He noted that not reduce to a formula मतलब रेवेन्यू पहले इतना आता था अब इतना आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड ना किया जाए, ये फैक्टर को 60 साल पुराना और 1974 को भी ध्यान में रख के किया जाए. He noted that goods like mobile phone were no longer items of luxury. He also observed that as a central government had become more federal and was releasing larger amounts of funds for panchayats and centrally sponsored scheme, it needed flexibility to raise finances in order to avoid any possible cuts under other heads. He supported a special rate for compensation, but not for imposition of cess. बाप रे, ये बहुत है. कितने पेज तक याद रखिएगा हम लोग किस पेज पे हैं? We are on page 7. ठीक है, हम लोग मिनट से इतना ही कर रहे हैं, लेकिन एक नोटिस में डिस्कस करना चाह रहा था. इस पर किसी का कोई इनपुट है तो दीजिए. अजीत जी आप हैं? अजीत जी, इनका नोटिस था, अजीत जी का ले लो. अजीत जी, अरे अजीत जी गायब हो गए. नहीं सर, मैं हूँ सर. हाँ है ना, हाँ